नमस्ते, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 29th ऑफ सितंबर, तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक टाइम्स के। उसी के साथ-साथ अगर आप पे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो फिर डेफिनिटली कमेंट सेक्शन में अपना कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन, क्वेरी अगर आपके पास है। सो विल बी गोइंग थ्रू ऑल द डिटेल्स। हाँ, और एक चीज़ मैं बोलने वाला था कि ये आप स्पॉटिफ़ाई में भी सुन सकते हैं और स्पॉटिफ़ाई में अगर आप सुन रहे हैं तो यूट्यूब में आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। और उसी के साथ-साथ अगर आप किसी इंडस्ट्री का मतलब कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है अबाउट एनी स्टॉक एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और इवन एनी आउटलुक ऑफ कैसा है, कौन-सा इंडस्ट्री क्या होगा, नहीं होगा, कोई भी अगर आपका जेन्युइन क्वेश्चन है, डेफिनिटली कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन रहता है। आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में हमारे साथ एंगेज कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी को जॉइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सेबी टू अलाउ कॉन्फिडेंशियल प्री फाइलिंग ऑफ आईपीओ डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं कंपनी का इक्विटी, सो दैट इज व्हाट इट इज। सो कोई भी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहता है, पहले वो प्राइमरी मार्केट में आता है, उसके बाद जो होता है वो सेकेंडरी मार्केट में आता है। सो प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है कि जब भी आप आईपीओ फाइल करते हैं, सो आप बल्क डील करते हैं, यानी आप आईपीओ जैसे वो बहुत आप सुनते हैं ना कि आईपीओ में मैंने इतना स्टॉक परचेज किया, उतना स्टॉक परचेज किया। तो आईपीओ में क्या होता है कि आपको इस इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्टॉक परचेज नहीं कर पाते, वहाँ पे लॉट आपको परचेज करना पड़ता है। सोचिए किसी कंपनी का 30 स्टॉक आपको खरीदना पड़ेगा, किसी कंपनी का 50 स्टॉक खरीदना पड़ रहा है। सो मिनिमम एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है और फिर आईपीओ में वो सोल्ड आउट होने के बाद वो जाता है सेकेंडरी मार्केट में, जहाँ पे वो चिल्लर में बिकता है। तो इसमें आपको सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ तो एक होता है कि होलसेल मार्केट, एक होता है रिटेल मार्केट। तो आईपीओ जब फाइल करते हैं, आईपीओ का जो स्टॉक सेल होता है, बिक्री होता है, तो वो होलसेल में लोग खरीदते हैं, यानी बल्क में आप परचेज़ करते हैं। फिर उसको आप सेकेंडरी एक्सचेंज में या सेकेंडरी मार्केट में, सेकेंडरी एक्सचेंज नहीं, सेकेंडरी मार्केट यानी निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, वहाँ पे जाके आप चिल्लर में बेचते हैं। यानी आप 1 भी परचेज़ कर सकते हैं, 1000 भी परचेज़ कर सकते हैं, 1 लाख भी परचेज़ करते हैं। सो इसी तरीके से वो काम करता है। पर यहाँ पे आईपीओ जब आप फाइल करते हैं तो यहाँ पे कंपनी के सारे डिटेल्स आपको फ़ाइल करना पड़ता है। सारे डिटेल्स ऐज़ इन कि इसका इनकम कितना था लास्ट ईयर का, या कुछ हिस्ट्री का, मतलब उस कंपनी का जो हिस्ट्री है, फाइनेंशियल हिस्ट्री, उसको आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ता है। कहाँ पे आपने इन्वेस्ट करके रखा है, ओनर का कितना इक्विटी है, ओनर कौन है, कहाँ रहता है, ऑफ़िस कहाँ पे है, सारा डिटेल्स जो आपको पब्लिकली शेयर करना पड़ता है। बिकॉज़ ये पब्लिक ऑफरिंग है, पब्लिक को आप अपने कंपनी का ओनरशिप सेल करें तो आपको पब्लिक को सब कुछ बताना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको जब फाइलिंग करते हैं, ये सारी डिटेल्स शेयर करनी पड़ती है। तो बहुत बार क्या होता है कि आईपीओ में बहुत कंपनी जो है फाइल करते हैं, उसके बाद जो है अपना डिटेल्स बाद में विथड्रॉ कर लेते हैं बिफोर गोइंग टू आईपीओ। आईपीओ का सिस्टम होता है कि आप डिटेल्स फाइल करते हैं, फिर सेबी उसको अलाउ करता है कि हाँ भाई ये आईपीओ में जाएगा या नहीं जाएगा। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, कहीं पे पेपर वर्क इशू होता है, तो सेबी बोलती है कि फिर से इसको ठीक करके लाओ, इसको ठीक करके लाओ। सब कुछ पेपर वर्क अगर सही होता है तो फिर सेबी बोलती है कि हाँ भाई आप इसको जो है आईपीओ में लेके जा सकते हैं, आप इसको पब्लिकली लिस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है एक डेट अलॉटमेंट होता है, डेट अलॉटमेंट के पहले आपका जो है मार्केटिंग करते हैं, ताकि लोगों में सेंटिमेंट, अच्छा सेंटिमेंट, जैसे मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट 4 चीज़ों पे चलता है, सेंटिमेंट, लॉजिक, प्रोबेबिलिटी, रिस्क, 4 चीज़ों पे आपका काम चलता है। तो यहाँ पे आपका टारगेट होता है कि सेंटिमेंट क्रिएट करना, पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करना। इसलिए आप देखोगे जब भी कोई कंपनी आईपीओ फाइल करती है, उसके पहले जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल का एडवर्टाइज़मेंट करती है। तो इसका कारण ये होता है कि ज़ोमैटो, पेटीएम, इन ये जो कंपनी अभी फाइलिंग कर रही हैं, पब्लिक हो चुके हैं, इसके पहले इन्होंने इसलिए इतना मार्केटिंग इसलिए किया था कि ताकि आपको पता रहेगा अच्छा ज़ोमैटो का शेयर मिलने वाला है, तो नाम तो सुना होगा, अच्छा होगा, चलो ले लेते हैं। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो लॉजिकली इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो सेंटिमेंट को इस्तेमाल करके इन्वेस्ट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे फेल। 4 चीज़ों पे आपको फोकस करना है जब भी आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, दैट इज़ लॉजिक, सेंटिमेंट, प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क। अगर आप रिस्क कैलकुलेट करके आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि वेदर आई एम गोइंग टू मेक मनी और लूज़ मनी, सेंटिमेंट अगर आपको पता है कि मार्केट कहाँ पे मूव कर रहा है, किस कैसा सेंटिमेंट है, और अगर आप लॉजिकली इंड्यूस कर सकते हैं कि इस कंपनी का जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये वीकनेस है, देन यू कैन डेफिनेटली मेक इजीली यू कैन मेक मनी। सो बिकॉज जो भी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं ना, इट इज़ टिपिकली वेरी सिंपल, बट वी एज ह्यूमंस वी ट्राई टू मेक एवरीथिंग कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि कॉम्प्लिकेट या कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद हमें लगता है कि सिंपल चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना के फिर सॉल्व करते हैं, तो फिर हमें लगता है कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हमें फील होता है, अरे कितना कुछ कर लिया। बट इट्स नॉट लाइक दैट। इफ़ यू लुक एट थिंग्स वेरी सिंपल वे, इसको सॉल्व करना सिंपल हो जाता है। लाइफ ऑल्सो बिकम सिंपल, सो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं। एनीवे, सो यहाँ पे सेबी ने अलाउ कर दिया कि कॉन्फिडेंशियल प्री फाइलिंग ऑफ आईपीओ डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट्स को फाइल करते हैं तो आप उस कंपनी का सारा डिटेल्स आपको पता चल जाता है, कितना पैसा उसने कमाया, कितना पैसा उसने गवाया, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तो वही हो जाता है ना कि जैसे आप अगर सिंपल सा भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ कि अगर आप डेट करने जा रहे हैं और फिर जो लड़का या लड़की को आप डेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर
वो आपसे पूछेंगे कि भाई आपके बारे में बताइए। तो टिपिकली क्या होता है, पहले डेट में हम उसको थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ा-बढ़ा के बोलते हैं कि हमारा जो कंपनी है आई एम अ बिलियनेयर फाउंडर, मिलियनेयर फॉर एग्ज़ाम्पल मिलियनेयर फाउंडर। तो उसने लड़की ने बोला कि अच्छा, वॉव! सो नाइस ऑफ यू। तो फिर उसने आप फिर आपको तो पता है ना कि आपका मिलियनेयर फाउंडर का मतलब क्या होता है कि आपके डैड ने आपको 10 लाख रुपए दे दिया, आपके कंपनी का कोई इनकम कुछ नहीं है, कंपनी का कुछ प्रोडक्ट कुछ नहीं है। फिर क्योंकि 10 लाख रुपए अपने अपने फादर से या किसी से आपने लोन लिया या आपने आपको इन्वेस्ट किया, तो आपका कंपनी 100 करोड़ का मतलब 100 लाख यानी 1 करोड़ का कंपनी बन चुका है। उस कंपनी का आप 100% फाउंडर हो, तो आप मिलियनेयर बन गए पेपर में। एक्चुअली में क्या है, कोई देखने नहीं आ रहा है। तो आईपीओ में क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है पकड़ी जाती है। अगर वो लड़की बोलेगी अपना कैश फ्लो या रेवेन्यू स्टेटमेंट थोड़ा दिखाएँगे, तो आपको लगेगा अरे, 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 अरे! हम तो फँस गए, हम तो फँस गए। तो यही चीज़ हो जाता है और इसी जगह पे जो है इसको वो कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, बिकॉज़ बहुत बार क्या होता है कि कंपनी जो है जो सेबी अलाउ नहीं कर रही है, सेबी बोलती है कि नहीं भाई, इसका अभी जो है आईपीओ नहीं हो सकता है, कुछ इश्यूज़ हैं आपके बाद में आई है। तो उस जगह पे जो है आपका डिटेल्स जो रहेगा वो सिक्योर रहेगा, वो आपके कॉम्पिटिटर को ईज़िली नहीं अवेलेबल होगा। सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज़ टिपिकली जो एक्सट्रीमली हाइली वैल्यूड कंपनीज़ हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। जो कंपनी रेवेन्यू कमाती है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो कंपनी बबल है, जिसके जैसे आपका ज़ोमैटो हो गया, पेटीएम हो गया, जिसका कोई एग्ज़ैक्ट बिज़नेस मॉडल नहीं है, रेवेन्यू मॉडल नहीं है, तो वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। फ्लिपकार्ट स्टिल स्ट्रगलिंग राइट नाउ। तो उनके लिए ये बहुत एक अच्छा एक मेथड हो जाता है, ताकि अगर उनका आईपीओ में अगर अप्रूवल नहीं भी मिलता है, वो क्या कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि भैया कोई बात नहीं है, हम आईपीओ में बाद में आएँगे, हमारा बुक्स को सही करके। सो अभी जो है हमारा डिटेल्स जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं हुआ है, यानी हमारी बेइज़्ज़ती नहीं हुई है। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स एंड इंपोर्टर्स रन फॉर कवर, क्योंकि अभी डॉलर डॉलर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, रुपया अभी गिर रहा है नीचे, 82 के पास आ चुका है। आई थिंक 82 टच कर जाएगा कल परसों या इस वीक के अंदर। तो बहुत ही ख़राब हालत है मार्केट का। तो जितने भी इंपोर्टर्स हैं या ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं, वो देख लें कि भाई उनका जो जिन्होंने हेज करके रखा हुआ है, या फॉर एग्ज़ाम्पल ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, तो उनका तो बहुत दिवाला निकल जाता है या बहुत लॉस हो जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर लुकिंग टू कवर एंड दे आर लुकिंग टू स्क्वेयर ऑफ। तो उस जगह पे ये चीज़ हो रहा है। नथिंग न्यू, अगर आप कैश में खेलते हैं, यानी अगर आप कैश इक्विटी में काम करते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू, बट this is quite interesting because right now it will show that people will be taking out money from the market, and the market will fall. दलाल स्ट्रीट इंडाइसेस एक्सटेंड स्लाइड डिक्लाइन नियरली 1%। तो ये नया कुछ नहीं है, वो गिरने ही वाले। एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट सब गिर रहे हैं। अमेरिकन मार्केट तो ऑलरेडी वो रिसेशन में है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, दूसरे जो मार्केट्स हैं, उनको भी डुबाया जाए, ताकि डूबेंगे तो एक साथ डूबेंगे। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड एनर्जी क्राइसिस एंड एवरीथिंग इज़ रैम्पेंट इन कंट्रीज़ व्हिच आर नॉट स्ट्रांग इनफ पॉलिटिकली एंड डिप्लोमैटिकली। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अपॉइंटेड एज सीडीएस। तो हमारे फर्स्ट सीडीएस थे कौन? श्री बिपिन रावत, जिनका देहांत हो गया था हेलीकॉप्टर क्रैश में, विच वाज वेरी सैड एंड वेरी डिस्टर्बिंग। लास्ट ईयर उनका, लास्ट दिसंबर उनका देहांत हो गया था, निधन हो गया था एक्सीडेंट में। तो अभी जो है बहुत महीनों बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अभी अपॉइंट किया गया है। जस्ट अ जनरल नॉलेज, इसमें मार्केट का कोई इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं, बट जस्ट अ जनरल नॉलेज। तो यहाँ पे दो न्यूज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्मिंग आर्मेनिया इंडिया टू एक्सपोर्ट मिसाइल्स, रॉकेट्स एंड एम्यूनिशंस, एंड that's this news actually makes me so happy, because India is, rather than, क्योंकि हम जो है we were the largest importer, I think the largest importer of defense equipments in the world. Slowly and gradually we will become the largest exporter of the, one of the largest exporter, क्योंकि हम America is the largest exporter of arms and ammunitions and defense items in the world. उसके बाद यूके, जर्मनी, चाइना है। इंडिया जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली वहीं पे आ रही है, जो हमें करना चाहिए था। और यहाँ पे आर्मेनिया, क्योंकि आर्मेनिया और अज़रबैजान जो है, टिपिकली आर्मेनिया आई थिंक इज़ क्रिश्चियन कंट्री, अज़रबैजान इज़ अ मुस्लिम कंट्री। सो एक तो है कि आपका बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान का जैसा है, इट्स अ मुस्लिम कंट्री, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। तो वहाँ पे धर्म के नाम पे जो है रिलीजन इज़ द बेसिस, बट बॉर्डर, या जैसे इंडिया पाकिस्तान का है, वैसे ही आपका आर्मेनिया अज़रबैजान का कॉन्फ्लिक्ट है। नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट इट इज़ मोर ऑफ द सेम थिंग। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आर्मेनिया को इंडिया जो है एक्सपोर्ट कर रही है मिसाइल्स एंड रॉकेट्स प्रोवाइड कर रही है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो कितना वैल्यू है, 2000 करोड़ का जो है आपका वैल्यू का जो आर्म्स है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग। इंडिया हैज़ बीन मेकिंग फोकस्ड एफर्ट टू इंक्रीज डिफेंस एक्सपोर्ट्स विद अ टारगेट ऑफ 35,000 करोड़, नियर अबाउट $3 billion to $3.5 billion sold to abroad by 2025. Last year annual defense export, तो इसको और भी बढ़ाना है। We have to take it to at least 2 लाख 3 लाख करोड़ एवरी ईयर, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि हम यहाँ पे लार्ज इक्विपमेंट्स तो नहीं सेल कर पाएंगे, फॉर एग्जांपल F-16 ये सब, जेट फाइटर ये सब तो नहीं सेल कर पाएंगे। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि
डिफेंस जब भी कोई वॉर होता है तो वॉर में जेट फाइटर ये सब चीज़ ठीक है, कोई बात नहीं है, बट सबसे ज़्यादा कंजम्पशन किया जाता है रॉकेट लॉन्चर्स का, बम्स का, बुलेट्स का, ग्रेनेड्स का, इन सारी चीज़ों का, आर्मर्ड व्हीकल्स का, फिर आर्मर का, ये सारी चीज़ों का सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो किया जाता है। इसलिए आप देखोगे नेवल वेसल ये सारे जो हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, बट दीज आर नॉट मास यूज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया को वही करना चाहिए, बुलेट्स, गन्स, राइफल्स, इन सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, मिसाइल्स, मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। एंड डेफिनेटली इसका ऐसा नहीं कि हर बार वॉर होगा, वॉर प्रैक्टिस में भी यूज़ किया जाता है, डिफेंस प्रैक्टिस में भी यूज़ किया जाता है, एंड ये रेगुलर बेसिस में आप सेल कर पाओगे एंड यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इम्प्रूव योर फॉरेक्स रिजर्व्स, क्योंकि आप जो है एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, आइदर रूपी रूबल यानी जो भी आप डोमेस्टिक अमाउंट डोमेस्टिक करेंसी में ट्रेड करेंगे या डॉलर के माध्यम से ट्रेड करेंगे, सो विच इज़ गुड फॉर ईदर, स्पेशली फॉर इंडिया। एंड इंडिया में जो है पैसा आएगा, हमें एक्सपोर्ट करके ही पैसा कमाना पड़ेगा, बिकॉज टिपिकली दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू। इंडिया कांट इग्नोर डेंजरस एडवेंचर्स ऑफ थ्री ब्रदर्स इन आर्मेनिया एंड एल्सवेयर। सो आर्मेनिया अज़रबैजान का जो जंग चल रहा है, तो वहाँ पे अज़रबैजान, टर्की एंड पाकिस्तान जो है वो एक साथ काम कर रहे हैं, एंड टर्की जो है अपना ड्रोन ये सब उनको प्रोवाइड कर रहा है, पाकिस्तान उनको जेट प्रोवाइड कर रहा है, फिर वहाँ पे जो है दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। सो अगेन यहाँ पे थ्री ब्रदर्स जो है वो बोल रहे थे कि जो कश्मीर है, जिसको पाकिस्तानी कहते हैं आज़ाद कश्मीर, हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वहाँ पे अज़रबैजान जो है उनको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं भाई, इंडिया ने जो उसको कब्जा करके रखा हुआ है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। Further, Azerbaijan has been difficult as current chair of non-aligned movement. It even wanted to move to NAM statement of support, lauding Pakistan's role in effort in aiding the return of Taliban to power in Afghanistan last year. So this is how geopolitics works, and religion is one of the biggest motivators. एंड और एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, अज़रबैजान, आर्मेनिया, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल कंट्रीज, बट यहाँ पे जो है नेचुरल रिसोर्सेज बहुत मिलते हैं। और पीछे से जो चाबी देने वाला डेफिनेटली इज़ यूके, या सॉरी यूएस। क्या बात है भाई, सोते भी इंडिया में भी माल बेचता है, क्या बात है। सो बालीगंज में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, हेरिटेज बिल्डिंग जो है वो आपको खरीदने को मिलेगा। दीज आर आई थिंक कॉलोनियल बिल्डिंग्स, हाँ देखिए लग रहा है कॉलोनियल बिल्डिंग्स। 4 बेडरूम, 800 स्क्वायर मीटर का जो है टेरेस्ट पॉर्च, लश ग्रीन गार्डन, 5 कार पार्किंग, प्रॉक्सिमिटी टू मेजर क्लब्स। सो आई थिंक दिस विल बी सोल्ड मोर देन 30-40 करोड़ का बहुत इजीली जो है आप इसको सेल कर पाएंगे। अगर आप परचेज करना चाहते हैं, हम जाके परचेज कर सकते हैं। द रीज़न बिकॉज आइदर इट इज़ ओन बाई, इफ़ इट इज़ ओन बाई अ मारवाड़ी फैमिली, देन आपको पता है कि भाई दे आर मूव टू अनदर प्लेस, और बड़े प्लेस को उन्होंने परचेज कर लिया है। अगर ये बंगाली फैमिली का है, मतलब टिपिकली रिच फैमिली का है, सो दे हैव मूव्ड आउट ऑफ इंडिया and they don't live in India, so they are selling it off. Quite sad though, because Kolkata is becoming an old age home. पाक आर्मी तालिबान इन्वॉल्व इन नार्को ट्रेड, एक कहावत है यू डोंट से बोल के, तो वही चीज़ है, नार्को ट्रेड होता है, मतलब नारकोटिक्स का ट्रेड होता है। सो अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होता है हेरोइन का, पॉपी सीड, पॉपी फार्म, और क्योंकि अभी वहाँ पे तालिबान आ चुकी है, सो वहाँ पे हेरोइन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अभी होने वाला है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेरोइन प्रोडक्शन विल बी देयर। Afghanistan Pakistan heroin networks, drug lords, and their nexus with Taliban and Pakistani military present a principal impending security and state building democratic government। ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर पाकिस्तान के जियोग्राफी को अगर आप देखते हैं, सो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, खेती बाड़ी होता है इसका आपका अफगानिस्तान में। उसके बाद जो है खैबर पख्तूनवा, जिसको केपी बोलते हैं, विच इज़ वेरी माउंटेनस रीजन, और वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल एज सच होता नहीं है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो वहाँ पे जितने भी ट्राइबल्स हैं, ट्राइब के जो बेसिकली हेड्स है, वो उस पूरे एरिया को चलाते हैं, उसी के माध्यम से जो है ये स्मगलिंग होता है। एंड फिर कराची, ये सारे जो पोर्ट्स हैं, उसी के माध्यम से जो है नार्को ट्रेड आपका ग्लोबली किया जाता है। नथिंग न्यू, एंड इसका कोई सोल्यूशन कुछ नहीं है। द बेस्ट सोल्यूशन इज़ टू बेसिकली लीगलाइज हेरोइन, कोकेन, गांजा। ऑलरेडी यूएस ने, आपका निक्सन ने बोला था कि हम जो है वी आर डिक्लेयरिंग अ वॉर अगेंस्ट नारकोटिक्स, विच हैज़ फेल्ड कंसिडरेबली, बट दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। तो उसके चलते इंडिया में भी जो है गांजा नारकोटिक्स पे बैन लगा दिया गया था। आज के दिन में जाओ आप किसी भी रिक्शा वाला या किसी भी गली नुक्कड़ में जाके पूछो गांजा कहाँ मिलता है, आपको इजीली गांजा इंडिया में मिल जाता है। एंड यूएस में तो बहुत सारे 50 स्टेट्स हैं यूएस में, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स में, आई थिंक 30 स्टेट्स में जो है गांजा लीगल कर दिया गया है। सो दिस डज नॉट वर्क। द बेस्ट वे इज़ टू बेसिकली लीगलाइज एंड रेगुलेट, एंड जो इससे इन्फेक्टेड हैं या एडिक्टेड हैं उनको बेसिकली काउंसिल करना, उनको रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना, दैट इज़ द बेस्ट वे यू कैन फाइट दिस। एल्स यू विल नॉट बी एबल टू फाइट इट। और लोग जो है
बिकॉज़ इट इज़ एडिक्टिव तो लोग इसको परचेज़ करेंगे। बहुत सारी दवाई जो आप खाते हैं ना, कोडीन कोडीन टैबलेट ये सब जो होते हैं, उसमें कोडीन का मतलब क्या होता है? कोकेन है उसमें। और आप जो मॉर्फिन लेते हैं, मॉर्फिन क्या है? वो हेरोइन का डेरिवेटिव है, पॉपी से आता है। तो आप ये सब यूज़फुल चीज़ें हैं, बट इ इसको हमने वही है ना कि वोकिज़्म, लिबरलिज़्म या मतलब हम बहुत अच्छे हैं टाइप का बोल के हमने इन सारी चीज़ों को बैन कर दिया। बट प्रैक्टिकली इट डज़ नॉट वर्क एंड इट इज़ काइंड ऑफ promoting and helping a lot of non-state actors and criminals to get more money and becoming more and more rich. Investors seek safety in stable pharma amid recession fears। तो ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बात किया था कि आपको कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। आईटी विल फॉल, बट जो फार्मा है वो वैसा फॉल नहीं करेगा। द रीज़न बिकॉज जब आप बीमार होते हैं, आपका कंप्यूटर खराब होता है, यू बेसिकली फोकस ऑन गेटिंग हेल्दी रादर देन फिक्सिंग योर कंप्यूटर। तो वही हमें देखने को मिल रहा है। नथिंग न्यू, सो फार्मा विल फॉल डाउन, बट इस पॉइंट में जो है आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज उनका जो मार्जिन है, वॉल्यूम है, स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज after pandemic everyone is suffering from mental problems, psychological problems, physical problems। So इस जगह पे जो है फार्मा इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। एंड ऑल्सो देर इज दिस अपकमिंग पैंडेमिक और एपिडेमिक विच इज़ कॉल्ड डायबिटीज़, जिसके सबसे ज़्यादा शिकार इंडियंस होने वाले हैं। तो उस जगह पे भी फार्मा इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छा मार्केट पकड़ने वाली है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दिस इज़ अ गुड वे टू इन्वेस्ट एंड मेक गुड मनी। Again, one of the worst thing that the government can do is free food grain scheme extended till December। और यहाँ पे जो एक्सटेंशन कर रहे हैं उसके लिए आपको 44,000 करोड़ जो है खर्च करना पड़ेगा। आई थिंक ठीक है, आप कर रहे हो, कोई बहुत अच्छी बात है, बट मतलब सही नहीं है। ये सब सब्सिडी आप देते रहोगे, गरीब लोगों को आप दे रहे हो ठीक है, बट इसका फ़ायदा टिपिकली बहुत सारे लोग भी उठाते हैं जिनको इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर इसका ब्लैक मार्केटिंग होता है। व्हीट प्राइसेस राइज 5-3% ऑन फेस्टिव डिमांड। तो ये थोड़ा सा होगा, उसमें कुछ इश्यूज़ नहीं है। उसमें फिर से जो है होर्डिंग होने वाला है, होर्डिंग की वजह से जो है आपका प्राइस बढ़ेगा। टाटा टू हाइवर फोर स्टार्टअप्स टू डिजिटल। तो वही होगा कि अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है टाटा ग्रुप एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल बी सीइंग हियर इज आइदर वो कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक स्प्लिट करेंगे या फिर आपको जो है स्टॉक बोनस देने वाले, बोनस स्टॉक आपको देंगे। एंड इससे जो है मार्केट सेंटिमेंट अच्छा होगा एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल बी एबल टू get more and more market capital from capital from the market and that's about it। इससे उसका रेवेन्यू उतना इम्प्रूव नहीं होगा, बट स्टिल मार्केट सेंटिमेंट अच्छा होने वाला है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स बिजनेस स्टैंडर्ड। तो इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल टेक अ डिसाइसिव टर्न टुवर्ड्स मास मार्केट। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आई थिंक इट विल टेक अ डेकेड और सो, बिकॉज अभी जो है यहाँ पे मेन प्रॉब्लम दे आर गोइंग टू फेस इज एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू, दूसरा है कि इसका बैटरी का चार्ज जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है मोबाइल के ऐसा। यू कैन नॉट कीप द व्हीकल फॉर मोर देन 5-6 ईयर्स बिकॉज इसका बैटरी जो है वो डिप्लीट हो जाएगा, चार्ज वो पूरी तरीके से लेगा नहीं। चार्जिंग स्टेशन वाले इश्यूज़ हैं, बट डोमेस्टिक मार्केट में या लोकल मार्केट में या लोकल जो होता है ना कि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, उसके लिए आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट इवेंचुअली जो लॉन्ग मतलब देयर विल बी अ डिफरेंस की आपका मतलब अर्बन एरिया में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा चलेंगे, रूरल एरियाज़ में जो है आपके डीजल व्हीकल, पेट्रोल व्हीकल, सीएनजी व्हीकल। प्राइमरली हम ये देखने वाले लेटर ऑन मे बी 20-30 ईयर्स डाउन द लाइन दैट देयर विल बी ओनली 3 काइंड्स ऑफ व्हीकल। वन इज़ डीजल जो हाई पावर होगा और इट विल टर्न इनटू सीएनजी। और प्राइमरली मुझे ये देखने को मिलता है कि आइदर वी विल बी फोकसिंग ऑन सीएनजी एंड दिस थिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल। पेट्रोल डीजल जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हटा दिया जाएगा बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड क्रूड ऑयल एंड एलपीजी का जो कंजम्पशन कम हो जाएगा। प्राइमरली फिर वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स सीएनजी एंड सीएनजी इज़ मच सिंपल एंड ईजियर एंड चीपर एंड उससे आपका जो है पोल्यूशन कम होता है क्योंकि गैस है, उसको जलाने से पूरी तरीके से वो जल जाता है। इट इज़ कम्प्लीटली कंबस्टिबल, एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो हमें ये देखने को मिलेगा सीएनजी, आइदर सीएनजी होगा, नहीं तो आपका बैटरी के माध्यम से ही जो है हमारे जितने भी व्हीकल्स या ट्रांसपोर्टेशन डिवाइसेस होंगे या जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होंगे यही होने वाले हैं। Can't fritter away forex reserves, government not in favor of defending rupee at a specific again slow claps for myself again because this is how मतलब बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ, बट वही होता है ना कि आप जब प्रेडिक्ट करते हैं वो होता है एंड यू हैव रीजन एंड लॉजिक बिहाइंड इट, सो यू शुड गिव योर सेल्फ सम क्रेडिट। तो मैंने बार बार वही कहा है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम अभी ये जो है एक माहौल क्रिएट किया जाएगा कि अभी जो है वी कैन नॉट लेट आवर फॉरेक्स रिजर्व्स डिप्लीट बिकॉज हमारे कुछ डेट लाइबिलिटीज़ हैं, टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं, उसको हमें फुलफिल करना पड़ेगा। सो वी विल लेट रुपी फॉल एज इट इज़, फ्री फॉल होने वाला है, उसके बाद जो है रुपी इज़ गोइंग टू फाइंड इट्स वैल्यू। एंड बीच में जो है यहाँ पे साइड में से हमारे डिप्लोमेसी है जो भी है, गवर्नमेंट वो फिगर आउट कर लेगा कि कैसे हम ईरान और रशिया से जो है ऑयल
रुपी रूबल के माध्यम से या रुपी या उनके लोकल करेंसी के माध्यम से जो है कन्वर्ट करके लेके आ पाएंगे. So it will be secured, and slowly and gradually what we can see is petrol and diesel vehicles will be, consumption of or demand of petrol and diesel vehicle will reduce, and we will move more towards electric vehicles and CNG. Another low of 8194. आई थिंक 82 कुछ दिन में रीच कर जाएगा, बट अभी जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है, अगर वो फ्री फॉल पे अगर छोड़ दिया जाता है, सो आई थिंक इट विल फॉल इवन मोर. सो वी कैन एक्सपेक्ट 84 इश आपका हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद जो है वो मतलब ऊपर उठेगा, तो उसमें कोई इशू कुछ नहीं है. द रुपी मूवमेंट एट प्रेजेंट इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन ओवरसीज, एंड ओवरसीज is a panic market. In such times of volatility becomes unprecedented. When the market is broken, we see such big moves on the upside for the dollar, and then the authorities come in and intervene. We have seen headlines about the Bank of England for Korea, etc. इससे कुछ फायदा कुछ नहीं होगा, because this is how America is basically disturbing the whole world economy, and इस जगह पे जो है I think we should move away. आप देखो यार, मतलब इतना हंसी आता है यार. मेजर करेंसीज वर्सेस डॉलर, कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? रशियन रूबल जीत रहा है. यहाँ पे वर्ल्ड के सारे जो करेंसी है वो गिर रहे हैं. इंडिया का जो करेंसी है गिर रहा है, सब गिर रहे हैं. एक ही है, सिर्फ एक ही है जो ऊपर जा रहा है. कौन? रशिया. रशिया के ऊपर इन्होंने सैंक्शन लगा के रखा हुआ है. कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ. रशियन रूबल इज गोइंग अप 5% ऊपर की तरफ जा रहा है. एंड ब्रिटिश पाउंड, जो दोस्त हैं, उनका जो करेंसी है वो गिर रहा है. वेरी वेरी सैड, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक श्योर दैट we have to move away from the dollar standard, and the world has to move away from the dollar standard. फिर से राइजिंग डिस्ट्रेस इन रूरल एरियाज. मनरेगा का जो है डिमांड बढ़ गया है. मनरेगा का डिमांड बढ़ने का मतलब है कि लोगों के पास काम धंधा नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दे आर डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट टू गिव देम सम काइंड ऑफ वर्क. मिट्टी काटनी, टिपिकली मनरेगा का काम मतलब जस्ट वही है कि फ्री में पैसा नहीं दे के आप मिट्टी काटो, और उसमें भी स्कैम होता है, उसमें भी घपलाबाजी होता है. बट वही है कि आप मिट्टी काटो, और उसके लिए हम आपको डेली का जो पगार है, बेसिक जो पे है वो हम प्रोवाइड करने वाले हैं, उससे जो आप अपना रोजी रोटी चलाओ. So this is not a good way of doing, taking ahead the economy, but still it helps and supports the poorest of the poor. But यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा स्कैम होता है या सबसे ज़्यादा करप्शन है. Sixth pack, Sensex in the red, bleeds 5.2% negative. फिरंगी इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं. ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था फिरंगी इन्वेस्टर क्यों पैसा निकालेगा. फिर फिरंगी इन्वेस्टर्स पैसा निकाल के फिर से इन्वेस्ट करेंगे इन दो सेक्टर्स विच आर गोइंग टू फॉल. मतलब मार्केट को फिर से डिप्रेस करके फिर से इन्वेस्ट करके उसको ऊपर लेके जाएंगे, अगेन डिप्रेस करेंगे. सो हु विल बी द लूजर? द रिटेल इन्वेस्टर लाइक यू एंड मी विल बी द लूजर. सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है. जो मार्केट बेस्ड न्यूज़ है वही मैंने कवर कर लिया. ITC सजेस्ट 50%. ठीक है, कोई इशू नहीं है. एनालिस्ट, आई एम नॉट बुलिश ऑन दिस कंपनी बिकॉज अगेन इट हैज़ टू सेपरेट इट्स सिगरेट बिजनेस, होटल बिजनेस एंड FMCG बिजनेस. तीन वे में अगर स्प्लिट करके चलते हैं, देन आई विल बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी. नहीं तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज राइट नाउ it is not overvalued, but still this company does not have any direction of where it wants to go. So that's why I will not be investing in this company. So that's about it for today. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. एंड इफ यू हैव एनी, and please join our Telegram group, comment and like, share, subscribe. Take care, bye bye, Jai Hind. I'll see you tomorrow.